आपके सामने 3 प्रश्न हैं, आप इनका आंसर कीजिए और यदि आप नहीं भी कर पाते हैं तो इनका आंसर आगे वीडियो में आपको मिल जाएगा। पहला प्रश्न है, पहले आम चुनाव में कितने विधायक और कितने सांसद चुने थे? दूसरा है प्रश्न, पहले आम चुनाव में मतदाताओं का कितना फीसदी साक्षर था? तीसरा प्रश्न आपके सामने है, कितने चुनाव अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया था? तो ये 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं। हाय एवरीवन, दिस इज़ प्रतिमा सिंह। पोल पाथ में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है और इसमें हम आपको नोट्स फॉर्म में जो है पूरी एनसीईआरटी का जो है स्टडी कराएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी आपने नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा। और आजकल पेपर में जो है एनसीईआरटी से सीधे लाइन रखी जा रही हैं और सिर्फ फैक्चुअल अगर हम पढ़ते हैं तो हम वहाँ पर आंसर नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इन डेप्थ पढ़ना ज़रूरी है। तो मैं क्या करती हूँ कि इसमें इम्पोर्टेंट सारी लाइन को उठा करके और इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं उसमें वो सारा लाइन भी और फैक्ट भी एक्सप्लेन करती हूँ। इससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है, क्योंकि यदि आपने एनसीईआरटी में अपनी पैठ बना ली, एनसीईआरटी को समझ लिया, उसकी सारी इम्पोर्टेंट लाइन, इम्पोर्टेंट फैक्ट आपने अपने माइंड में रख लिया, तो यकीन मानिए आप पेपर में बहुत अच्छा करने वाले हैं। क्योंकि पेपर अब कॉन्सेप्चुअल बनने लगे हैं, फैक्चुअल कम हो गए हैं, कॉन्सेप्चुअल बनने लगे हैं, लेवल कंपटीशन का हाई हो गया है, ये चीज़ आपको भी पता है। इस एनसीईआरटी कोर्स के साथ साथ मैं प्रैक्टिस भी करवाती हूँ, जिससे आपकी तैयारी और अच्छी होती है। प्लस मैं इसी चैनल पर पॉलिटिकल साइंस का फुल कोर्स दे रही हूँ टीजीटी पीजीटी के लिए। बेसिकली यूपी के लिए है, लेकिन सभी स्टेट के लिए बेनिफिशियल है और 2-4 टॉपिक इधर उधर होते हैं, बाकी सेम टॉपिक होते हैं, ये आप सबको पता है। तो वो सभी स्टेट के लिए एक्चुअली पॉलिटिकल साइंस का फुल कोर्स यहाँ पर चल रहा है। तो चलिए देखते हैं। आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, पोल पाथ के नाम से सर्च करके टेलीग्राम, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से भी हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और सारी लिस्ट जो है प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है, आप वहाँ से सारी प्लेलिस्ट अवेल कर सकते हैं, चाहे वो कोर्स वीडियोज़ की है, ये प्रैक्टिस हो, मैराथन हो या एनसीईआरटी की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है, सारी वीडियोज़ लगी हुई हैं, आप वहाँ से अवेल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का चैप्टर। ये है हमारा दूसरा चैप्टर है, 12th की बुक का दूसरा चैप्टर है। कल एक चैप्टर हमने फिनिश किया था, आज हम दूसरा देखेंगे। तो कल के जो चैप्टर में आपने इतना तो समझ ही लिया होगा कि हमारा भारत जो है कितनी कठिन परिस्थितियों में जो है स्वतंत्र हुआ था। अपने देश के सामने शुरुआत से ही राष्ट्र निर्माण की चुनौती थी और इन गंभीर चुनौतियों के बारे में आप पढ़ चुके हैं, जैसा हमने कल पढ़ा ही था इन सब के बारे में। और चुनौतियों की चपेट में आकर कई अन्य देशों के जो नेता थे, उन्होंने क्या फैसला किया? उन्होंने फैसला किया कि उनके देश में अभी लोकतंत्र नहीं अपनाया जा सकता। इन नेताओं ने कहा कि राष्ट्रीय एकता हमारी पहली प्राथमिकता है और लोकतंत्र को अपनाने से मतभेद और संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा। ये कई अन्य देशों ने जो न्यूली स्वतंत्र हुए थे, उनका ये मानना था कि लोकतंत्र नहीं अपना सकते हैं अभी, ठीक है। उपनिवेशवाद के चंगुल से आज़ाद हुए कई देशों ने इसी कारण अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कायम कर दी। और आप सबको पता है कि यदि एक बार अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो है कायम हो गई तो उसको फिर से पूरी तरह से लोकतांत्रिक बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के कई रूप थे, कहीं पर थोड़ा बहुत लोकतंत्र रहा, लेकिन प्रभावी नियंत्रण किसी एक नेता के हाथ में था। कहीं पर एक दल का शासन कायम हुआ तो कहीं कहीं पर सीधे सेना ने सत्ता हथिया ली, ठीक है। तो भारत की भी परिस्थितियां जो हैं बहुत अलग थी, लेकिन आज़ाद भारत के नेताओं ने अपने लिए कहीं ज़्यादा कठिन रास्ता चुना और इन्होंने फैसला किया कि वो लोकतंत्र का ही रास्ता अपनाएंगे, यानी कि लोकतांत्रिक सरकार ही अपनाएंगे, भले ही कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़े। इनकी आकांक्षाएं, ये जो किसी समाज में कई समूह होते हैं, इनकी आकांक्षाएं जो हैं अक्सर अलग अलग और एक दूसरे के विपरीत होती हैं। ऐसे में हम विभिन्न समूहों के हितों के आपसी टकराव से कैसे निपटें, ये सारी जो है बातें हमारे नेताओं के जो है सामने थी। इसी क्रम में हम कुछ फैक्ट देखेंगे कि जैसे हमारा संविधान कब बनकर तैयार अंगीकृत कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत किया जाता है और 24 जनवरी यानी कि 24 जनवरी 1950 को इस पे हस्ताक्षर होते हैं और 26 जनवरी 1950 को अमल में आया, ठीक है।
और जब ये अमल में आया तो उस समय शासन किसके पास था? शासन अंतरिम सरकार चला रही थी। ठीक है, तो अंतरिम सरकार एक टेम्परेरी सरकार होती है जो किसी काम को पूरा करने के लिए बनाई जाती है, तो वो टेम्परेरी होती है। तो उस समय तक शासन किसके? अंतरिम सरकार के हाथ में था। तीनों डेट इम्पॉर्टेंट हैं और तीनों अलग अलग तरीके से एग्ज़ाम में हमेशा देखने को मिलती हैं। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया जाता है। 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर होते हैं। 26 जनवरी 1950 को अमल में लाया जाता है। जिस समय संविधान हमारा अमल में आता है, शासन अंतरिम जो है सरकार का चल रहा होता है। वक्त का तकाजा था कि शासन लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार चलाए, यानी कि वो वक्त की मांग थी। और ये स्वतंत्रता आंदोलन में सभी ने ये संकल्प लिया था कि जो है हमारा देश लोकतांत्रिक होगा और लोकतांत्रिक सरकार ही जो है देश को चलाएगी। चुनाव आयोग का गठन कब होता है? इसके लिए जो है चुनाव का एक निष्पक्ष और लोकतांत्रिक चुनाव की ज़रूरत थी। और ये सब देखते हुए जनवरी 1950 में जो है चुनाव आयोग गठित किया गया था, क्योंकि पता था कि चुनाव होने हैं, क्योंकि एक लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार चाहिए। तो इन्होंने क्या किया था कि जनवरी 1950 में इन्होंने क्या कर दिया था कि चुनाव आयोग का गठन कर दिया था। चुनाव आयोग के जो है पहले चुनाव आयुक्त की बात करें तो सुकुमार सेन ये पहले चुनाव आयुक्त हैं, सुकुमार सेन। उम्मीद तो यह की जा रही थी कि पहला जो चुनाव होगा ये 1950 में ही हो जाएगा, ऐसा जो है उम्मीद की जा रही थी। लेकिन जब फील्ड में काम शुरू हुआ तो चुनाव आयोग ने पाया कि भारत के आकार को देखते हुए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष आम चुनाव कराना कोई आसान मामला नहीं है। चुनाव कराने के लिए इनको जो है चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन जरूरी था, फिर मतदाता सूची तैयार करनी थी और जो व्यक्तियों की सूची बनाना भी आवश्यक था, जो कि अभी न्यूली जो है 18 के पूरे हुए थे, 21 के, उस समय तो 21 था, बाद में 18 किया गया। तो ये सब चीज़ें जो हैं बहुत काफ़ी लंबा खींचने वाला टाइम था और आबादी भी इतनी ज़्यादा थी, 17 करोड़ उस समय आबादी कितनी थी? 17 करोड़ की आबादी थी उस समय। इसी क्रम में जब पहली जो है मतदाता सूचियों का पहला प्रारूप प्रकाशित हुआ तो पता चला कि 40 लाख महिलाओं के नाम ही नहीं दर्ज हैं। ठीक है, कितने? 40 लाख। ये फैक्ट हैं, पूछे जा सकते हैं कितने लाख महिलाओं के नाम नहीं दर्ज थे। तो 40 लाख महिलाओं के नाम दर्ज नहीं थे। इन महिलाओं को अला की बीबी फलां की बेटी के रूप में दर्ज किया गया था और चुनाव आयोग ने इन प्रविष्टियों को मानने से इनकार कर दिया। ऐसे भी कई प्रविष्टियाँ होती हैं, इसकी बीबी, उसकी बेटी, अरे उसका नाम दो। तो इस तरह से जो है प्रविष्टियाँ हुई थी और ये इसको जो है इनकार कर दिया और कहा कि इसको जो है पुनरावलोकन किया जाए, ज़रूरी लगे तो प्रविष्टियों को हटाया जाए, जो ये प्रविष्टियाँ हैं इनको खारिज कर दो और दूसरी करो। तो ये अपने आप में एक हिमालय की चढ़ाई जैसा दुष्कर काम था। इतने बड़े पैमाने का ऐसा काम दुनिया में अब तक नहीं हुआ था, यानी कि पहली बार भारत जो है इसका प्रयोग कर रहा था। उस वक्त देश में 17 करोड़ मतदाता थे और 3200 विधायक और इसमें चुनने थे, इस लोकसभा में चुने जाने थे। इस जो आम चुनाव में कितने? 3200 विधायक चुने जाने थे और लोकसभा के लिए 489 यानी कि 489 सांसद जो है चुने जाने थे। और इसमें खास बात क्या थी कि ये जो मतदाता थे जो सूची तैयार हुई थी, इसमें महज 15% ही साक्षर थे। तो आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है कि 3200 विधायक एंड 489 सांसद चुने जाने थे इस चुनाव में। और कितने मतदाता थे हमारे उस समय? तो 15% ही साक्षर थे। जनता कितनी थी? 17 करोड़ थी उस समय। ठीक है, ये सब पॉइंट हैं। पहले चुनाव आयोग में जो है जनता कितनी थी? 17 करोड़ मतदाता थे और इसी तरह से इसमें से कितने? 15% ही साक्षर थे। ये सारी बातें जो है इम्पॉर्टेंट है और आपको ध्यान में रखनी है। अब इस तरह से जब इतनी कम जनता साक्षर हो, ऐसे में लोकतांत्रिक चुनाव कराना एक बहुत बड़ी एक टेढ़ी खीर थी। इस कारण चुनाव आयोग को मतदान की विशेष पद्धति के बारे में सोचना पड़ा। चुनाव आयोग ने चुनाव कराने के लिए 3 लाख से ज़्यादा अधिकारियों और चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षित किया। कितने? 3 लाख। 3 लाख से ज़्यादा अधिकारियों और यहाँ और होगा और चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया ताकि वो ठीक से जो है चुनाव करवा पाएँ। और उस समय चुनाव कैसे हुए थे कि बैलेट पेपर बिल्कुल खाली होते थे और हर चुनाव मतलब जितने उम्मीदवार होते थे उन सभी के बैलेट, वो डिब्बे, स्टील के डिब्बे होते थे, उनके नाम उस पर चिपके हुए होते थे
और रख दिए जाते थे। तो बैलेट पेपर मतदाता को दिया जाता था, खाली बैलेट, क्योंकि ज़्यादातर जनता जो क्या थी, अनपढ़ थी, तो वो खाली बैलेट पेपर लेकर के जाते थे और उस मतदाता का नाम फ़ोटो देख करके उसमें डाल देते थे। ठीक है, तो सिर्फ जो पेटी होती थी, स्टील की डिब्बों की पेटी बनाई गई थी, तो वो जो है यूज की गई थी। उसमें जो है उम्मीदवार का नाम, फ़ोटो ये सब लगी हुई होती थी और मतदाता जाता था, उसको यानी कि वो पेटी को देख करके अपना एक बैलेट पेपर, खाली बैलेट पेपर जो है डाल देता था, उसमें कुछ नहीं होता था। तो बस ये साइन हो जाता था कि ठीक है, इस उम्मीदवार के पक्ष में ये मत गया। तो ये एक प्रकार से चुनाव आयोग को इस तरह के मेथड निकालने पड़े जो अनपढ़ जनता थी उस समय, उससे वोट डलवाने के लिए। ये जो है चुनाव एक परीक्षा की कठिन घड़ी था, क्योंकि इसमें जो मतदाता थे वो सिर्फ अनपढ़ ही नहीं थे, बल्कि ये गरीब भी थे और मतलब गरीब थे, अनपढ़ थे और एक भारी भरकम संख्या थी। यानी कि इतना बड़ा देश था और इनके बीच में एक लोकतांत्रिक चुनाव कराना बहुत ही बड़ा काम था। और ये कड़ी परीक्षा थी, कठिन परीक्षा थी किसकी, हमारे देश की, चुनाव आयोग की। और जो ये पहला प्रयोग कर रहे थे, जो लोग भी इस प्रयोग में शामिल थे, उन सब के लिए। जिस समय हमारे यहाँ पहला आम चुनाव हुआ था, उस वक्त तक क्या है, लोकतंत्र सिर्फ धनी देशों में कायम था और यूरोप के बहुतेरे देशों में महिलाओं को मताधिकार उस समय तक नहीं मिला था। लेकिन इस मामले में हिंदुस्तान आगे रहा। हिंदुस्तान में सार्वभौम मताधिकार पर अमल हुआ, यानी कि एक ही झटके में सभी को, जितने भी वयस्क थे, उन सबको मताधिकार दे दिया गया। अब हम यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट देखेंगे, जो कि जब ये चुनाव हो रहा था तो इसकी बहुत ज़्यादा आलोचना हुई, पहले से ही इसको जो है डिमोटिवेट किया गया। तो देख लेते हैं। एक जो हिंदुस्तानी संपादक एक थे, उन्होंने कहा कि इतिहास का सबसे बड़ा जुआ है ये चुनाव। इसको क्या कहा, इतिहास का सबसे बड़ा जुआ कहा। ऐसे आएंगे कि इतिहास का सबसे बड़ा जुआ किसे कहा गया, तो इतिहास का सबसे बड़ा जुआ जो है, जो आम चुनाव थे, पहले आम चुनाव, तो उसको कहा गया और हिंदुस्तानी संपादक के द्वारा ये बात कही गई थी। तो इस तरह से क्वेश्चन उठ करके आते हैं एनसीईआरटी से। और फिर ऑर्गेनाइजर नाम की पत्रिका ने लिखा था कि जवाहरलाल नेहरू अपने जीवित रहते ही देख लेंगे और पछताएंगे कि भारत में सार्वभौम मताधिकार असफल रहा। तो ये ऑर्गेनाइजर नाम की एक पत्रिका थी, उसने जो है ये बात कही थी। ठीक है, और एक इंडियन सिविल सर्विस के जो ये एक व्यक्ति थे इंडियन सिविल सर्विस में और अंग्रेज के नुमाइंदे थे वो, तो इन्होंने क्या कहा कि आने वाला वक्त बड़े विस्मय से लाखों अनपढ़ लोगों को मतदान की या बेहूदी नौटंकी देखेगा। लेकिन मतलब अनपढ़ लोगों की मतदान की या बेहूदी नौटंकी देखेगा कौन, आने वाला वक्त। इन्होंने ये कुछ फेमस चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इस चुनाव को 2 बार स्थगित करना पड़ा, यानी कि ये चुनाव 2 बार स्थगित करने पड़े। ऐसी जो बड़ी अड़चनें आ गई सामने कि चुनाव स्थगित करके पहले उनको निपटाना पड़ा, जो प्रॉब्लम आ रही थी उनको देखना पड़ा, क्योंकि ये एक पहला और बड़ा प्रयोग था, तो 2 बार स्थगित करना पड़ा। आखिरकार ये अक्टूबर 1951 से लेकर के फरवरी 1950 तक ये चुनाव हुए। लेकिन नोट करने की बात यहाँ पर यह है कि 51 से शुरू तो हुए हैं, अक्टूबर 51 से फरवरी 51, तो यहाँ पर 3 महीने हो रहे हैं और यहाँ पर 2 महीने। लेकिन आपको जो है ये 51 के चुनाव नहीं कहलाए जाते, 52 के चुनाव कहलाए जाते हैं। क्योंकि 52 का चुनाव इसलिए कहा, इसे 52 का चुनाव कहा जाता है क्योंकि अधिकांश जो देश के अधिकांश हिस्से थे उसमें जो मतदान पड़े थे वो 1952 में ही हुए थे, तो इसलिए इसको जो है 1952 का चुनाव ही कहा जाता है, 1951 का चुनाव नहीं कहा जाता है। तो कभी ऑप्शन दे दें कि पहला आम चुनाव कब, तो 52, 1 पे टिक नहीं करना है। 1 में शुरू हुए थे लेकिन 52 में ही इसको माना जाता है। चुनाव अभियान, मतदान और मतगणना, इन सबको लेकर के जो है 6 महीने लगे थे। कितने, 6 मंथ जो है, कितने महीने लगे थे, क्वेश्चन पुटअप कर सकता है सीधे सीधे, सेंटेंस में दे देगा, सेग्रीगेट करना होगा, चुनाव से रिलेटेड, पहले आम चुनाव से रिलेटेड सेंटेंस दे देगा। तो कितने महीने, 6 महीने लगे थे। ये सारी चीज़ें जो हैं आपके जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन बनते हैं सेंटेंस वाइज, वहाँ पर सेंटेंस दिए होते हैं, उनमें ये सब रखे जा सकते हैं और फैक्चुअल भी रखे जा सकते हैं
तो इसको ध्यान से देखेंगे और सारी चीज़ों को रिलेट करते हुए, मेमोराइज करते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं कि आज हमने सुन लिया इसको कथा की तरह और ठीक है हम फिर कभी पढ़ेंगे, नहीं, जो चीज़ पढ़ी है उसको वहीं के वहीं फिक्स कर दीजिए। ये मत सोचिए अब नोट्स बनाएंगे तो कल करेंगे, परसों करेंगे, ऐसा नहीं है। पढ़ाई में ऐसा नहीं होता है। जो चीज़ पढ़ी वो 99% तुरंत दिमाग में हो जानी चाहिए। 1% रह गया तो ठीक है, रिवीजन में ले लेंगे। ठीक है, यही पढ़ाई का सही तरीका है, सक्सेस पाने का यही एक तरीका है। अगर हम चीज़ों को टालने लगे तो सारी चीज़ें टलती जाएंगी, पाइलअप हो जाएगा, फिर आप क्या ही करेंगे, कोई नहीं कर सकता है। तो औसतन हर सीट के लिए 4 उम्मीदवार थे। ये भी एक ध्यान देने वाली बात है कि जितने उम्मीदवार खड़े थे तो औसतन हर सीट के लिए 4 उम्मीदवार खड़े थे। ठीक है, आधे से अधिक मतदाताओं ने मतदान किया था। ये भी ध्यान देने, जितने मतदाताओं की सूची तैयार हुई थी तो आधे से अधिक मतदाताओं का मतदान हुआ था। ऐसे क्वेश्चन जो है आते हैं कि कौन से चुनाव में सबसे ज़्यादा वोट पड़े, किस में क्या हुआ, ये आजकल इस तरह से क्वेश्चन जो है आ रहे हैं क्योंकि कंपटीशन लेवल हाई हो गया है। तो आपकी वो सब्जेक्ट में पकड़ देखना चाहते हैं कितनी है, कितना आपको अंडरस्टैंडिंग है अपने सब्जेक्ट की। आगे देखेंगे, ये चुनाव जो थे इतने मतलब निष्पक्ष हुए थे कि हारने वाले भी परिणामों को, जो हार गए थे उम्मीदवार, तो हारने वाले उम्मीदवार भी कह रहे थे कि नहीं, परिणाम जो हैं बिल्कुल निष्पक्ष हैं, इसमें कोई घोल घपला नहीं है, कोई घोटाला नहीं है। तो वो भी मतलब संतुष्ट से, परिणामों से पूरी तरह से संतुष्ट थे। इस प्रयोग ने आलोचकों के मुंह बंद कर दिए। जो इतने आलोचक थे, किसी ने कुछ कहा, जुआ बताया, किसी ने कहा नौटंकी कही उसको, तो इन सभी आलोचकों के हैं जो है मुंह बंद कर दिए। और जो भारत से बाहर पर्यवेक्षक थे वो भी हैरान थे इस सफल प्रयोग को देखकर। देश के बाहर के पर्यवेक्षक भी हैरान थे। तो ये भी एक सेंटेंस आप नोट कर लीजिए। मैंने तो यहाँ कहीं लिखा नहीं, लिख रहा मुझे तो शायद मैंने नहीं लिखा है, आप नोट कर लें कि देश के बाहर के पर्यवेक्षक भी हैरान थे इस चुनाव के जो है नतीजों को देख करके। 1990 ये क्वेश्चन बनता है। 1990 का जो दशक है, इसके अंत में चुनाव आयोग ने क्या किया था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। वोटिंग मशीन यहाँ कर लेते हैं, वोटिंग मशीन का इस्तेमाल, ईवीएम का इस्तेमाल शुरू कर दिया था और 2004 तक ये पूरे देश में इस्तेमाल में आ गई थी। तो ये दोनों डेट जो है इम्पॉर्टेंट है। 2004 तक पूरे देश में आती है। 1990 तक जो है ये कहाँ हो जाती है, कुछ कुछ हिस्सों में जो है शुरू हो जाती है। चलिए आगे देखेंगे। ये सब आपके एनसीईआरटी के फैक्ट्स हैं और देखिए आपकी एनसीईआरटी भी कितना खजाना भरा पड़ा है। तो बिना एनसीईआरटी पढ़े आप एग्ज़ाम कैसे अच्छे से कर सकते हैं, कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एनसीईआरटी बहुत ही ज़रूरी है। तो इसको जो है आप नहीं पढ़ सकते हैं तो कोई बात नहीं, ये जो वीडियोज़ अगर आपने पूरे फॉलो कर लिए तो इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, कुछ छूटेगा नहीं, इम्पोर्टेंट सेंटेंस भी और बाकी चीज़ें भी। देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया ने माना कि इन चुनावों ने उन सभी आलोचकों के संदेह पर पानी फेर दिया जो सार्वभौम मताधिकार की इस शुरुआत को इस देश के लिए जोखिम का सौदा मान रहे थे। देश के बाहर पर्यवेक्षक भी हैरान थे। अच्छा, यहाँ पर दिया है हिंदुस्तान टाइम्स ने क्या लिखा है। इसने लिखा कि यह बात हर जगह मानी जा रही है कि भारतीय जनता ने विश्व के इतिहास में लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रयोग को बखूबी अंजाम दिया। 1952 का आम चुनाव पूरी दुनिया में लोकतंत्र के इतिहास के लिए मील का पत्थर साबित हो गया। ठीक है, अब यह दलील दे पाना संभव नहीं रहा कि लोकतांत्रिक चुनाव गरीबी अथवा अशिक्षा के माहौल में नहीं कराए जा सकते हैं। यह बात साबित हो गई कि दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र पर अमल किया जा सकता। जो कह रहे थे कि हमारा देश गरीब है, अशिक्षित लोग हैं, ऐसे माहौल में हम लोकतंत्र नहीं करा सकते हैं, माहौल बिगड़ जाएगा, अव्यवस्था फैल जाएगी और संघर्ष बढ़ेगा, तो ऐसा मतलब इन सब चीज़ों का खंडन हो गया। जितनी जो ये मनगढ़ंत बातें थी उन सभी का खंडन कर दिया किसने? भारत के पहले आम चुनाव ने। मील का पत्थर साबित हुआ लोकतंत्र के नज़रिए से। अब हम मौलाना जो है अबुल कलाम आज़ाद के बारे में कुछ चीज़ें जान लेंगे। तो जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे 1888 एंड 1958, ये इनका जन्म और मृत्यु के बीच में जो इनका स्पेन है। मूल नाम इनका क्या है? अबुल कलाम मोइनुद्दीन अहमद, ये इनका मूल नाम है। इस्लाम के विद्वान हैं ये, ठीक है, विद्वान थे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे, कांग्रेस के नेता भी थे और हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतिपादक थे, विभाजन के विरोधी थे।
ये सभी कॉमन सी चीज़ें हो गई। सबसे ज़रूरी बात क्या है कि स्वतंत्र भारत में बने पहले मंत्रिमंडल के शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, ये सबसे संविधान सभा के सदस्य थे, संविधान सभा में भी थे ये, और पहले मंत्रिमंडल के शिक्षा मंत्री थे। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। बाकी सब चीज़ें नॉर्मल सी हैं, ये इम्पोर्टेंट है। आज के लिए इतना ही। कल हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और हम देखेंगे कि पहले 3 चुनावों में कांग्रेस किस तरह प्रभुत्व में रहती है, एक दलीय प्रभुत्व कैसे वहाँ पर बरकरार होता है, फिर कैसे कैसे जो है चीज़ें चेंज होती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लेसन, और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है पुटअप होते हैं, तो कल के सेशन में भी बहुत मज़ा आने वाला है आपको। अगर यदि आपको स्टडी में इंटरेस्ट है, यदि आपके पास एम है, तो मज़ा तो आता है स्टडी में। तो यहाँ से हम आगे कंटिन्यू करेंगे कल के सेशन में, और ये वीडियो जो है एनसीईआरटी का 4 से 4:30 के बीच में पब्लिश हो जाता है, तो आपको ये टाइम जो है ध्यान में रखना है, और वीडियो कोई मिस ना होने पाए ये भी ध्यान में रखना है। वैसे प्लेलिस्ट में सारी वीडियो मैं लगा दूँगी, आप वहाँ से अवेल भी कर सकते हैं, लेकिन यदि डे बाय डे आप करते रहेंगे तो वो ज़्यादा आपके लिए आसान रहेगा और चीज़ों को ग्रास्प करना आपके लिए ईजी रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, इसी के आगे कंटिन्यूएशन में मिलेंगे कल। धन्यवाद।